अब पता चला। आज अब पता चला में मौजूए बहस होगा। 3 अरब की करप्शन का राज हुआ फाश। कमीशन नहीं कोर्ट, इंसाफ नहीं स्टे, धांधली का इलाज, वैक्सीन तैयार, नाम नहाद गवर्नेंस पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कारा साहब और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से शेख वकास अकरम साहब। नाज़रीन, जिस तरह के देखा है आपने कि नैब और शरीफ ख़ानदान की आंख मचोली का एक सिलसिला जारी है और नोटिस भेजना ना भेजना और फैसला और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज हम आपको एक नैब की अलमारी से हमने सिर्फ एक केस निकाला है शरीफ ख़ानदान का, और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आवाम को वो दस्तावेज़ात जो कभी भी किसी भी आला अदालत में शायद ना पहुँच सकें, जो कभी भी आवाम की दस्तरस तक ना आ सकें, जो कभी भी मीडिया में ना आ सकें, हम कोशिश करेंगे कि वो दस्तावेज़ात सामने लाएं और इन इदारों का वो भयानक और घिनौना किरदार आवाम के सामने लाया जाए कि कौन कौन से बड़े बड़े राज इन इदारों की अलमारियों में बंद हैं। आज हम सिर्फ एक अलमारी में एक केस खोला है शरीफ ख़ानदान का, और ये वो केस है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब, ये वो वाहद केस है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब मरकज़ी मुल्ज़म हैं। 3 अरब रुपए के नजायज़ असासाजात बनाने का ये वो केस, रायविंड महल की तमीरात का ये वो केस, और ये वो केस है जो नैब ने पूरा इसके अंदर रेफरेंस तैयार किया है। आज हम नाजरीन से वो रेफरेंस की कॉपीज़ जो है स्क्रीन पे वो शेयर करेंगे। ये वो रेफरेंस की कॉपी आप देख सकते हैं जो आज तक नैब की अलमारियों में पड़ा हुआ है। इसके चंद हम बता देते हैं कि ये सेक्शन 9 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 और 18G के तहत इसमें मरकज़ी मुल्ज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं। इसमें यह बताया गया है कि शरीफ महल जो है, रायविंड का महल जो है, उसकी तामीरात के लिए जो अखराजात हुए वो किस तरह हुए, इसमें वो तमाम शरीफ ख़ानदान के लोगों के 161 के तहत बयानात कलमबंद किए गए। इसमें मुतलका तहकीकाती इदारों के जिन्होंने रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया उनके बयानात लिए गए। इसमें वो लोग जिनसे वो मटेरियल ख़रीदा गया वो स्क्रीन पे नाज़रीन आप देख सकते हैं। ये वो नैब का वो रेफरेंस का ड्राफ्ट है जो नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें वो जिन वेंडर से वो सामान ख़रीदा गया उनका बयान भी शामिल है, उनकी तहकीकात 43 जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी साथ इसके मौजूद हैं और उनके नाम और फहरिस्त वो भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। इसके अंदर बताया गया कि किस तरह 401 कनाल जो रायविंड महल है, जो जाती उम्रा है, उसको 401 कनाल की ज़मीन मिसिस शमीम अख्तर जो फार्म के नाम से ख़रीदी गई। फिर ये बताया गया कि 92 से लेकर 1999 तक 1 करोड़ 23 लाख रुपए की सरमायाकारी की गई। ज़मीन पर जो तामीरात की गई उसकी पूरी तफसील बताई गई है कि कैप्टन सफदर का गेस्ट हाउस है, नवाज शरीफ की राइशगाह है, शहबाज शरीफ की राइशगाह है, मियाँ शरीफ की राइशगाह, फिर उनकी शमीम अख्तर साहिबा की राइश, जमनेजियम बिल्डिंग है, किचन बिल्डिंग, बैरूनी गेट, स्टाफ की राइश, जानवरों का बाड़ा, एक एक चीज़ उसके अंदर बताई गई है। और ये 1 करोड़ 23 लाख तो सिर्फ इस पे है। फिर इमारत की तमीर की जो लागत है 19 करोड़ 83 लाख, मुतफरक अखराजात 3 करोड़ 24 करोड़ 73 लाख 52 हज़ार अलहदा से हैं। फिर ये ओवरऑल इसकी जो है तकरीबन 2.5 अरब से ज़ायद ये वो अखराजात हैं जिनकी तफसील इस रेफरेंस के अंदर एक एक पैनी की दर्ज है। इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से 92 में कुल असासे जो 2 करोड़ 24 लाख 37 हज़ार रुपये के थे, जो कि 95 में असासों की मालियत कम होकर जो इनकी यानी वेल्थ थी वो 2 करोड़ 19 लाख जो इन्होंने अपने अदादों जो गोशवारों में बताई वो कम हो गई। और 2000 में ये असासे बढ़कर फिर 11 करोड़ 31 लाख 56 हज़ार हो गए। अब ये सारे वो जो असासों की तफसीलात है उसमें पूरी एक एक चीज़ बताई गई। फिर रैशगाह की तामीर के लिए 17 करोड़ से ज़ायद की रकम की आमदन खर्च की इस तफसीलात जमा नहीं कराई गई। अब ये जो नैब को सारी इसमें एक एक चीज़ की डिटेल बताई गई है कि सवालनामा जो मियाँ शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शमीम अख्तर साहबा को भेजा गया, उसके जवाब आए। फिर जवाब में उन्होंने ज़मीन की जो ख़रीदारी है वो इत्तेफाक ब्रदर्स लिमिटेड से कर्ज़ लेकर की गई। उन्होंने ये जवाब बनाया। घरों की तामीर के लिए ये सारा चौधरी शुगर मिल जो आज भी रिकॉर्ड टैंपरिंग का केस चल रहा है FBR जो SCCP में, और जो SCCP के चेयरमैन इस वक्त जो है उनके ऊपर मुकदमा है, ये सारा मामला इसके अंदर पूरी एक एक चीज़ बताई गई।
फिर इसके अंदर वो वेंडर्स के बयान लिए गए। नैब ने रेफरेंस नंबर 2/2000 नैब के तफ्तीशी अफसरान ने 43 मेंबरान के स्टेटमेंट लेके, तफ्तीशी अफसरों के स्टेटमेंट लेके वो रेफरेंस जो है उसको फाइल करने के लिए ये बताया। लेकिन आज भी ये रेफरेंस जो हम निकाल के ले हैं 17 साल से ये नैब की अलमारी में पड़ा हुआ है, उसको धूल चाट रही है। जी कारा साहब आप बताएं, ये अगर ऐसे ही होगा तो किस तरह हम ये इरसाब या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये शरीफ खानदान का वाकई इरसाब हो सकेगा? क्योंकि ये तो सिर्फ एक केस है, रोज़ाना हम एक केस इनका निकाल के नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। जी कारा साहब। बहुत शुक्रिया गहल साहब। मियां साहब और उनकी फैमिली के अब ये पहली दफा हुआ है कि अदालती एक केस के बाद मियां साहबान के खिलाफ रेफरेंसेस का सिलसिला खुला और अदालतों ने उनको अपने जो उनके असासे हैं उनको सामने लाने का कहा है। जो जो ये मामला आगे चलता जाएगा उनके लिए, कौम के लिए बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के इंकिशाफात होंगे। ये रायविंड महलात जो हैं ये सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ रकबा है और इसके बारे में कोई 1400 एकड़ कहा जाता है, कुछ 1600 एकड़, कुछ लोग कहते हैं ये 1800 एकड़ रकबा है। और इसके गिरदोनवा में एक तवील अरसे से जमीनों की सेल परचेज या उसके जो फर्ज जारी होने हैं वो बंद है और इसके गिरदोनवा में इलाके को बाद में मेलाफाइडली उस इलाके को फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन एरिया डिक्लेयर करके लोगों के घर बनाने या लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको भी, हालांकि ये सारा हाउसिंग के एरिया बन चुके हैं, बट उसको कॉलोनी की सूरत में तब्दील करने से रोका गया है काफी अरसे से। और ये लोगों का एक सीरियस इशू है। यही वजह है कि लाहौर की मेजॉरिटी में जो स्कीमें बनी वो भी इधर, क्योंकि डेवलपमेंट के मेजर पोर्शन इधर थे। ये तो सिर्फ इस जमीन के एक्विजिशन और इसमें लगने वाले हुकूमती अखराजात का आप जिक्र कर रहे हैं। अभी जब ये बातें और खुलेंगी, मामला और आगे चलेगा, तो हैरान कुन जो इंकिशाफात हैं वो कौम के सामने आएंगे कि सिर्फ एक ये नहीं, सिर्फ एक खाली इस प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं, इसके ऊपर हुकूमत के अखराजात करोड़ों अरबों रुपए हो चुके हैं। जो उसकी सिक्योरिटी है उसके अलावा जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है प्राइम मिनिस्टर हाउस के नाम पे, वो एक दफा नहीं 2-3 हुकूमतों में तसलसल के साथ ये अखराजात वहां पे होते रहे हैं। और जब वो अपोजिशन में थे तब भी कभी उसको सीएम हाउस डिक्लेयर किया गया, कभी उसको पीएम हाउस डिक्लेयर किया गया। ये मियां साहबान के खिलाफ बनने वाले रेफरेंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा साबित होगा इंशाल्लाह। कारा साहब, जिस तरह आपने भी बताया, ये तो सिर्फ एक छोटी सी, चूंकि 99 तक का ये जो वाकया है या वारदात है नैब ने जो की थी 2000 तक की थी, उसके बाद तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अब तो अरबों रुपए की सरकारी खजाने से वहाँ पे अखराजात हो रहे हैं, बाउंड्री वाल बन रही हैं। और हैरान को नंबर ये है, वो नाज़रीन से हम शेयर भी करेंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो इनके लगाए हुए चेयरमैन सदीकुल फ़ारूक साहब बैठे हुए हैं, उनके बोर्ड के मिनट्स मेरे पास ड्राफ्ट मौजूद है, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि 28 कनाल और 13 मरले जो है वहाँ पे बोर्ड की जो अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जगह पे कब्जा करके रातों रात पुलिस लाइन करोड़ों रुपए के फंड से खड़ी कर दी गई। और जब ये मामला वहाँ पे बोर्ड में अंदर डिस्कस हुआ कि ये जगह जो है मियाँ शरीफ साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर जो हाउस जो कैंप ऑफिस है जाती उमरा, वहाँ पे एक मुस्तकिल पुलिस लाइन के लिए सरकारी जगह ये दी जाए और इसकी अप्रूवल हमें दरकार है। पुलिस लाइन बन गई है, तो जिसके ऊपर बोर्ड के मेंबरान ने वहाँ पे शोर मचा दिया कि ये तो आपने कब्जा करा दिया है, आपने सरकारी ज़मीन के ऊपर किस तरह ग्रैबिंग, लैंड ग्रैबिंग कराई है। अब मुझे ये बता दें कि आज भी जाती उमरा की जो फसीलें बनी हैं बड़ी बड़ी, जहाँ वहाँ पे गैजेट सिक्योरिटी लगे हैं, जो वहाँ पे 28 कनाल की जगह पे कब्जा होके सरकारी जो अवैक्यू ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की राजी के ऊपर पुलिस लाइन बन चुकी है और वो फंड सारे खर्च हो चुके हैं, इनको कौन जवाब देगा? वहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है, वहाँ पे जिस तरीके से आपने अनट्रिप्टेड गैस है, बिजली की लाइनें हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिसयूज अथॉरिटी में भी आती हैं। स्टेट एक्सचेकर के लॉसेज जो है उसको खजाने को अपनी ज़ाती मफाद के लिए, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अब नैब की अगर दोबारा ये मामला पे प्रोब होगी तो ये चीज़ें भी उसमें आएंगी। और जो 2000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार हैं, फिर PHA के एहलकार हैं, लेस्को के वहाँ पे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ PNDW के लोग मौजूद हैं, महकमा एग्रीकल्चर के लोग मौजूद हैं, यानी वफाकी और सूबाई महकमों के नैब की एक रिपोर्ट है 200 से ज़ायद। जी शेख साहब, ये जो हमने एक आज एक रेफरेंस नैब की एक अलमारी से निकाला है 2/2000,
वो हमने शेयर भी किया नाजरीन से, आपको भी काफ़ी भिजवाई होगी, वरना हम दे सकते हैं उसको। उसके ऊपर आप बताइएगा कि ये नैब जो है, एक तरफ तो कहा जाता है कि नैब हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, दूसरी तरफ 17 साल नैब तो इस चीज़ों को छेड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि आजकल वैसे ही नून बैशिंग का दौरा है, कोई भी प्रोग्राम नून लीग की बैशिंग के बगैर नहीं चलता है मुझे तो। और ये स्टोरी कितनी को एक्सक्लूसिव है, मुझे इसके ऊपर भी मेरे कंसर्न्स हैं और बड़े वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए कि ये चीज़ें बारहा कई दफ़ा मुख्तलिफ चैनल से आमने सामने आती रही हैं। 17 साल में मुशर्रफ का दौर भी शामिल था। मुशर्रफ कौन सा को मियाँ नवाज शरीफ का बहुत बड़ा कोई हामी और बहुत बड़ा हमदर्द था, जिसने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बचाने के लिए। और मियाँ नवाज शरीफ को मुशर्रफ बड़ा प्रोटेक्ट करता रहा और उसने रेफरेंस बनाए और वो नैब वालों ने उसको छेड़ा नहीं और मियाँ साहब का कुछ किया नहीं और उसको आगे अदालतों में नहीं ले गए। बहरहाल ये एक अलग बहस है, मैं इस बहस के अंदर नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ अगर ऐसा कोई रेफरेंस वहाँ पे मौजूद है, पुराना है या नया है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अदालत ने फैसला कर दिया, हमने उसको कबूल कर लिया, बेशक हमने उससे इत्तफाक ना किया हो, नैब भी कहीं भागी नहीं जा रही। आजकल सब पे दयानतदारी का भूत सवार है, तो बैठे हैं सारे नैब के अंदर, करें रेफरेंस नैब कोड चलाए और उसमें फिर जो हक का फैसला करना है कर दे। अगर उसमें भी ये सारी चीजें सही साबित हो गई तो अगलों को सजा हो जाएगी, यही कुछ ही है ना जी। और मैं टीवी के ऊपर बैठ के किसी की करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए तो बैठा कोई नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो वो अपनी सजा भुगत लेगा। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि ये पिछले चंद दिनों से हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ नून लीग को बैश करना, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं। इसको थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, ये कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी नहीं है। हाँ, कायरा साहब ने बात की है, मुझे कायरा साहब के ऊपर हैरानी है। उनको तो चले, आप तो हमारे साथी भाई हैं, आपने तो कुछ स्टोरी निकाली, आपने देखा। कायरा साहब को ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और स्विस इल्जामात किसी से ढके छुपे कोई नहीं है, एक स्कैंडल नहीं है। जनवरी 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन के हवाले से कई स्कैंडल छापे। अगस्टा आबदोज गोल्ड स्कैंडल में भी स्विस अकाउंट्स का चर्चा। बरतानवी हुकाम ने नैब को स्विस अकाउंट्स की तफसीलात 2001 में फराहम की। बरतानवी हकाम के मुताबिक आसिफ जरदारी $1.8 अरब के असासों के साथ मुल्क के अमीर तरीन आदमी है। ये बरतानवी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने NRO के खात्मे में उसके कानून के तहत तमाम मुकदमात की बहाली का हुक्म भी दे दिया। आपको याद है, खत ना लिखने पे, वो क्या खत था, वो करप्शन वाला ही मामला था ना। पर मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बेचारा कुर्बान हो गया, उसको घर जाना पड़ा सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए। सदर उनके रफ्का स्विस केसेस को ना खोलने और सदाती इस्तिस्ना की बात करते रहे हैं। आप बड़ी लंबी तफसीलें हैं। मैं 2 अकाउंट, वो सनम भुट्टो के साथ का शौहर नासिर हुसैन और नुसरत भुट्टो के नाम जो अकाउंट्स हैं उनका अलहदा चर्चा। जो कंपनी निशान के अकाउंट में 30,11,495 अमरीकी डॉलर है। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की मुश्तरका कंपनी बूमर के अकाउंट्स में जो $22,28,000 हैं। मेरे पास इतनी लंबी बेनजीर भुट्टो साहब की ज्वेलरी सेट की मद में $2,05,534 अमरीकी डॉलर। जहांगीर आबदी की कंपनी हॉस्पिटल्स ऑफ मिडिल ईस्ट कंपनी के अकाउंट में $70,98,462। आसिफ अली जरदारी की कंपनी टॉकस्टोन के अकाउंट में $93,42,085 अमरीकी डॉलर। आसिफ अली जरदारी और आमिर लोधी की मुश्तरका कंपनी डॉगल के अकाउंट में 15 लाख अमरीकी डॉलर। स्विस बैंक में मौजूद हार। अगस्टा आबदोज की अगर आप उस तफसील में चले जाएं तो फ्रांस में करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करने वाले जज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान को आबदोजों की फरोख्त के सौदे में रिश्वत दी गई थी। 95 में पाकिस्तान को आबदोजों की फरोख्त के सौदे में गैर कानूनी तौर पर कमीशन दिया गया था। 2002 में कराची के एक होटल के बाय फ्रांसीसी इंजीनियर पर जो खुदकश हमला हुआ, खरल साहब, वो भी आपको याद होगा। मैंने तो कहा अपना वकास साहब इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है, प्रिंसेस एंड प्ले बॉय, और उसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं दस्तावेजी सबूतों के साथ। शामिल है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी आज उठ के बात करे नैब की और पीपल्स पार्टी उठ के आज बात करे भाई नून लीग ऐसे हो, भाई अपने आप ये देखेंगे जस्ट बिकॉज अभी आपकी बारी नहीं आई है इसका ये मतलब कोई नहीं हो गया कि तुम छुट्टे ढुके हो। ये बारियां सब नहीं लग जानियां ने। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी ने करप्शन की है, जिसने की है, सबकी बारी लगनी चाहिए, उनको साफ सुथरा होना चाहिए। ये सिर्फ नून लीग की बात नहीं है, वो तो रेफरेंस आ गए हैं, वो फैसले हो जाएंगे। मगर ये सारा कुछ आपके साथ भी है। जस्ट बिकॉज वो फैसले नहीं हो सके, आप कहते नहीं इतने सालों में फैसला क्यों नहीं हो सका, और जरदारी साहब के ऊपर केसेस थे तो उसका फैसला क्यों नहीं हुआ, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब पे भी केसेस थे,
ये रेफरेंस पड़े रहे, उनका फैसला क्यों नहीं हुआ? कोई जलम और शर्म। मुझे शेख साहब थोड़ा सा ठंडे होते हैं तो मैं इस पे बात करूं। जी कारा साहब, मैं ठंडा हूं, मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि सिर्फ नून लीग को ठोके जाओ जी, सिर्फ नून लीग को दबी जाओ, ठीक हो गया, वो जो हुआ हो गया, फैसला हो गया, रेफरेंस आगे चले गए हैं। अब पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो रहा है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स कीप एन आई ऑन नैब। नहीं शेख साहब, थोड़ी सी बात मुझे भी कर लेने दे जरा, गुजारिश है। आपने किया, मैंने तो आप दोनों की बात चुप करके सुनी सर, मैं तो बोला ही नहीं बीच में। करें आप। मैं भी इसलिए मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं भी चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत सारी बातें मेरी क़यादत के बारे में कही है। एक रेफरेंस के बारे में मैंने कहा जो मेरे पास था, मैंने उसके बारे में सिंपल बात कही है। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब ब्यूरो बनाया, सैफुर रहमान को उसका सरबराह लगाया, हमारे खिलाफ यही स्विस केसेस थे जिनका मलिक कयूम की अदालत से फैसला कराया। वो फैसला किधर गया, वो जज किधर गए? ना हुकूमत हमारी थी, ना अदालतें हमारी थी। स्विस कोर्ट्स के अंदर केसेस आज भी अगर मौजूद है तो गवर्नमेंट उसको खोल सकती है। 4.5 साल से आपकी हुकूमत है, किसने रोका था आपको खोलने से? और जो परवेज मुशर्रफ ने, मैं बात उसमें थोड़ी सी कर देता हूँ। परवेज मुशर्रफ ने अगर आपके केस नहीं खोले तो आप पे केसेस बने, वो केसेस अभी अपनी अधूरी उम्र में थे, तो आपका वायदा हो गया, आपने माफीनामा लिखा और बाहर चले गए और आपके केस फ्रीज हो गए। और उसके बाद जो आपके खिलाफ फैसले हुए वो भी 10 साल के बाद अदालतों से आपने केस खुलवाए। अदालतों ने आपके केस 10 साल की टाइम लिमिटेशन कंट्रोल करके आपको केस आपने खत्म कर दिए। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ उर्सस स्कैंडल का जिस हार का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो तो बाकायदा स्विस कोर्ट ने खत्म कर दिया। इसके अलावा जितने केसेस उनके खिलाफ बनाए गए थे, जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये सारे के सारे केसेस पाकिस्तान की और आलमी अदालतें खत्म कर चुकी। ये एलिगेशन मौजूद थे। मैं सर गुजारिश कर देता हूँ, 1 मिनट जरा आप उसको रिवर्ट कीजिए बेशक, लेकिन साथ सबूत के साथ कर दीजिए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, एक केस है उनके खिलाफ, सिर्फ ओनली वन केस, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने सारे केसेस बनाए थे। बीबी शेख के खिलाफ बनाए थे, नुसरत भुट्टो साहब के खिलाफ बनाए थे, हमें कोई एतराज नहीं। हम तो मुशर्रफ को भी भुगत चुके, आपको भी भुगत चुके, जियाउल हक को भी भुगत चुके। बीबी शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब के खिलाफ उन्होंने भी पूरा प्रूव किया था। हमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसके खिलाफ कोई बात है सामने आनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का पहली दफा एहतसाब तो हो नहीं रहा है वैसे भी, क्योंकि ये तो एक अदालती फैसले की सूरत में हो रहा है। कोई नायब अपने तौर पे केस तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारी क़यादत के खिलाफ तो पिछले 20, 25, 30 साल से मुख्तलिफ अदालतों में केस किए गए। जरदारी साहब जेलों में रहे, जिन केसेस के ऊपर आज भी उनका अगर कोई केस मौजूद है तो उसकी जितनी सजा हो चुकी है वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं। अगर मैक्सिमम ये होकर उसको सजा हो जाए तो फिर भी वो सजा भुगत चुके हैं। तो शेख साहब, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त, क्योंकि आज मौजू मियां नवाज शरीफ के केसेस का है, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अगर रेफरेंस है, फैमिली की अगर करप्शन पकड़ी गई है, इसका जवाब ये नहीं है कि जरदारी साहब ये बाकियों पे इल्जाम नहीं, बिल्कुल है, उनके ऊपर भी प्रूव होना चाहिए और हो रहा है। लेकिन जब सवाल होगा एक स्पेसिफिक इशू का, जी कारा साहब आगे अभी तो लीगी रहनुमाओं जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी जो बयानबाजी है उसके हवाले से केसेस हो रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और इसहाक डार साहब ने क्या जवाब जमा करवा रहे हैं उनकी तफसीलात भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इंसाफ को स्टे ऑर्डर का सहारा, नया कानून कैसे रोकेगा धांधली। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब जो नाहल वज़ीर आज़म हैं और शाहिद खाकान अब्बासी जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, इसके अलावा जो इसहाक डार, शेख जो है परवेज़ रशीद और इसके अलावा तलाल चौधरी और दीगर जो आबिद शेर अली और तलाल चौधरी, इस तरह के जो शहबाज शरीफ साहब भी ख़ास तौर पर, उनके बारे समेत 14 जो रहनुमाओं उनके ऊपर अदलिया मुखालफ जो बयानात है उनके नशर करने पर पाबंदी आज कर दी है। और ये आज हाई कोर्ट के जो जस्टिस महमूद रशीद साहब हैं वहाँ पे सिविल सोसाइटी की जानब से अज़हर सदीक एडवोकेट के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी उन्होंने बंद कमरे में समाअत की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद पैमरा के चेयरमैन और दीगर फ़रीक़ैन को एक तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिए और दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब और दीगर उन समेत 14 जो लोग हैं उनको
प्री एडमिशन जो है नोटिस जो है तौहीन अदालत के हवाले से वो भी जारी किए गए हैं, और ख़ास तौर पर अदालत ने जो वफाकी हुकूमत की जानब से कोई अफसर पेश ना होने पर इस पर भी बरहमी का इज़हार किया। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि नैब के हवाले से जो केसेस हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की जो अदलिया के ऊपर एक मुहिम जोई है, उस हवाले से भी अदलिया ने अब उसका कॉग्निजेंस ले लिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं इसके हवाले से भी क्या चीज़ें आती हैं। जी कारा साहब, देखिए मैं गुजारिश कर रहा था, शेख साहब हमारे भाई हैं और मैं उनका गुस्सा मुझे समझ आता है। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है नेचुरली वो फायरिंग रेंज में वो होती है। इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे आप हैं, लिहाजा आपके ऊपर सवाल उठेंगे। अदालतों के अंदर केसेस चूंकि इस वक्त करंटली आपके हैं, लिहाजा मौजूद बहस आप होंगे। इमरान खान साहब का मौजू भी हमारे आज के टॉपिक्स में शामिल है, मियां साहब का मौजू भी टॉपिक में शामिल है। आज अगर खबर आ गई कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको, जो खबर अभी आप कर रहे हैं इस पे बात करते हैं, ये भी आज एक करंट न्यूज है। तो नेचुरली इस वक्त हमारा मौजूद बहस मुस्लिम लीग के वो लम्हे वो लहजे होंगे जो इस्तेमाल किए गए और जिसपे अदालत ने यह फैसला दिया। माजी का रेफरेंस अगर अदालतों का कहा जाएगा तो पीपल्स पार्टी की बात भी करें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो हर वक्त इस बात के लिए ओपन होता हूं, आप मेरी पार्टी के लिए बात करें, हम उसका जवाब दें, आप अपनी। लेकिन जो नेचुरली फायरिंग रेंज में वही होती है। और इस वक्त करंटली क्योंकि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब हाउस हुए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बन रहे हैं, तो रेफरेंसेस करंट डिबेट है, इसलिए ये को हम ढूंढ ढांड के नहीं ला रहे। ये इस वक्त सारा मीडिया, हमारा चैनल ये चैनल नहीं कर रहा, हमारा प्रोग्राम नहीं कर रहा, सारा मीडिया इस पे प्रोग्राम कर रहा है। सो दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो बातें अभी आपने जो इंट्रोड्यूस कराया टॉपिक, असद साहब, बिलाशुबा जिस वक्त से मियां साहब नाअहल करार दिए गए हैं उस वक्त से लेके आज तक, उससे पहले खैर वो जेआईटी को बहुत कुछ बुरा भला कहते रहे और जेआईटी को सामने रख के उनके वकला ने, उनके जो उनके एडवाइजर्स हैं, उनके वज़रा हैं, उनकी जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जजेस को भी बातें सुनाई, लेकिन वो इशारों के रायों में थी। लेकिन उन्होंने रुख जेआईटी की तरफ रखा, कभी फौज को सुनाई, कभी किसी को सुनाई। जब वो नाअहल करार दिए गए उसके बाद तो बड़ा खुल के मियां साहब गरजे बरसे हैं अदालतों के ऊपर, फौज के ऊपर, और उन्होंने लिटरली मैं तो ये कहता हूं कि सिवाय नंगी गालियां देने के बाकी अदालत को जो कुछ कहा जा सकता है उन्होंने कह दिया। यानी किसी जज को अगर ये कहा जाए कि इन्होंने फैसला किसी और से लेके साइन करके दे दिया है, इससे बड़ी गाली और इससे बड़ा गलत बात किसी जज के लिए क्या हो सकती है। ये कहा जाए कि पूछो इनसे किसके कहने पे फैसला किया। ये जज साहब को, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को क्या मायने रखती है ये बात, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है। तो ये मियां साहब ने मुसलसल एक नैरेटिव रखा, उनके दोस्तों ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने, अदालत ने अभी तक उस पर रिस्ट्रेंट्स का मुजाहरा किया। लेकिन अब जब केस उनके पास गए हैं तो नेचुरली अदालत ने कुछ चीजें देखी होंगी, उन चीजों को देखने के बाद ही अदालत उनके खिलाफ चली है, वरना अदालत ने आज तक मुस्लिम लीग के खिलाफ इस तरह के फैसले तो नहीं दिए। क्या मुस्लिम लीग की तरफ से जो अदालती तौहीन है उसकी इंतहा नहीं कर दी गई? क्या अदालत आज भी खामोश रहेगी? अभी भी सुप्रीम कोर्ट उस पर खामोश है, लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब ने अगर ये सजी ऑर्डर दिया है तो इसलिए कि आज मुस्लिम लीग ये काम कर रही है, आपका केस अदालत में है। कल हमारी गवर्नमेंट थी, हमें भी नोटिस थे, उस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी डिबेट में थी। पूरे 4 साल मैं भी बैठ के जवाब देता रहा अपनी गवर्नमेंट के, लेकिन उस वक्त फायरिंग रेंज में गवर्नमेंट होती थी, तो हम गवर्नमेंट के तौर पे देते थे। तो मैं शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि ये किसी को टारगेट करने का इशू नहीं है, उनकी क़यादत को टारगेट करने का इशू नहीं है। उनकी क़यादत आज पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, मीडिया पे नहीं, हर गली में, हर चौराहे में, हर बहस में हो रही है, क्योंकि आज इशू उनकी गवर्नमेंट का है। जी शेख साहब से हम रिस्पॉन्ड लेना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि पीपल पार्टी ने माजी में भी, शेख साहब, पीपल पार्टी में माजी में अदलिया के ऊपर काफी संगीन इल्जाम लगाए। बिल्कुल, अगर वो हो तो बिल्कुल उसमें बात करें। पहले तो जो आपने पहली बात की वो आपने ठीक बात की है। हर किसी को अपने सवालात का जवाब देना चाहिए और ऑब्वियसली वो जिम्मेदारी भी होती है और हुकूमत वक्त से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मैं उस जिम्मेदारी से नहीं भागता हूँ। तो फॉर दैट देयर हैज टू बी सम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, देयर हैज टू बी इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी बैक्ड बाय समथिंग। अगर कोई 17 साल पुराना रेफरेंस आज आप निकाल के कहीं से लेके आ गए हैं तो ये 17 साल पुराना रेफरेंस जो है वो तो बनाया गया है अपना मुशर्रफ दौर का। आपके खिलाफ मुशर्रफ दौर का कोई रेफरेंस बनाया गया हो तो वो क्रेडिबल नहीं हो सकता, और जो हमारे खिलाफ बनाया गया वो आज क्रेडिबल हो गया है।
ये चीजें आज इतनी क्रेडिबल हुई होती थी, ये पीटीआई वाले तो हैमर कर करके इन्होंने तो ऐसी की तैसी फेर के रख दी होती। और हमारे को खिलाफ एक साथी तो नहीं है, 50 साथी हैं। फिर ये पिछले कई अरसे से कई किताबों में छोटी अखबारें, बड़ी अखबारें, ये सारी बातें छपती रही है। मुझे उसका कोई इशू नहीं है। मैंने तो एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि करप्शन कोई भी करे, चाहे को नून लीग का आदमी करे, चाहे पीपल्स पार्टी का आदमी करे, चाहे पीटीआई का करे, ये किसी का हक नहीं है करप्शन। ये एक गंदा काम है और ये जो भी करे उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी से हो, चाहे वो आपकी पार्टी से हो। मगर खैर साहब, बदकिस्मती ये है ना, ये तो माने आप कि इस मुल्क में ये केसेस भी होते हैं, कहानियां भी होती हैं, न किसी पीपल्स पार्टी के बड़े आदमी को आज तक सजा हुई है। इतनी वाज़ेह चीजें होने के बावजूद ये केस किस तरह जीते जाते हैं ये मुझे भी पता है सारा। ये अदालतों से पेशियां आगे ली जाती है। नहीं सर, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। अगली बात ये है, जिसका आपने जिक्र किया कि अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू करना, ये किसी भी हवाले से अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम लीग, मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत पार्टी दयाल हाशमी ने एक घटिया हरकत की। आप देखें, उसको अपनी सेनेटरशिप से उसको जान छुड़ानी पड़ी। शेख साहब, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे सिंध सरकार के दावे पानी पानी, कौमी इदारे को लगे कर्ज के पर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक ना खत्म होने वाला मैच जारी है, और जब असद साहब मुझे के हवाले पड़ेगा, मैंने एक बात करनी थी, अभी अगला मौजूद छेड़ते हैं तो उसको मुझे एक मिनट चाहिए जरा। मैं बात कर रहा था जिस वक्त असद साहब ने ब्रेक, मैं आपके पास आने लगा था इस सवाल के साथ, ताकि आप इस पे भी बात कर सके। जी करें शेख साहब, अगर साथ इसको ले लें। देखिए, गुजारिश ये है शेख साहब, मुझे आपसे सिंपल ये कहना है, दो बातें छोटी छोटी। एक तो ये कि आपकी गवर्नमेंट है, अगर हमारी लीडरशिप के खिलाफ कोई पेंडिंग रेफरेंस है तो उसको आपको परसू करने की जरूरत है। मैं तो आज अपोजिशन में हूँ, मैं तो एलर्ज कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आपकी भी गवर्नमेंट है, मियां साहब हट गए हैं, गवर्नमेंट आपकी मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि आपने बीबी शेख का कहा, उनके खिलाफ जो स्विस केसेस थे उनके ऊपर डेनियल ज़बैदी का फैसला आपने पढ़ा होगा, वो जो उनके स्विस अटॉर्नी जनरल थे। मैं दोबारा आपको उसकी कॉपी दूंगा, मैं कल चाहे परसों चाहे, मैं इस प्रोग्राम में भी रखने को तैयार हूं कि स्विस गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंटली, उनके अटॉर्नी जनरल ने मैरिट्स के ऊपर वो केस क्लोज किया था। और अगर वो एनआरओ का इशू था या सदारती सदारती वो भी खत्म हो चुका है। सर, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, मैं मेरिट के ऊपर अगर क्लोज ना हुआ तो मैं जिम्मेदार दूंगा। जो वो मैंने जजमेंट दिया जी, मैं पढ़ूंगा दोबारा, मैं आपको दूंगा जरूर। और दूसरी बात यह है कि सदर साहब, जरदारी साहब का जो इस्तिस्ना था उसको खत्म हुए अब काफी अरसा हो गया, कोई 3.5 साल, 4 साल। अब तो वो केस आप खोल सकते थे, जिस तरह एनआरओ के सारे केस खुल गए, ये भी केस खुल सकते हैं, खुलवाइए। उनके केस खुल गए हैं, उनका सिर्फ एक केस रह गया, बाकी मेरिट पे बंद हुए। गवर्नमेंट अपने 100 मामलात में फंसी हुई है। कोई नहीं, जिस वक्त बंदा खुद फंसा होता है, बंदे के पास कोई टाइम नहीं होता किसी के पास जाने का। और आजकल ये तो बड़ा अच्छा विक्टिम प्ले करने का टाइम होता है ना, कि अगर गवर्नमेंट किसी के खिलाफ जाने की कोशिश भी करे तो कहते हैं पॉलिटिकल। नहीं शेख साहब, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं पिछले 4 साल। शेख साहब, नैब के हवाले से हम कल ही एक लिस्ट पेश करेंगे। नैब के हवाले से सिंध के जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, इंप्रेशन ये जाता है कि असद करल साहब को शायद नून लीग को बैक करने के लिए यहाँ पे बिठाया गया है। नहीं, मुझे आप जिसकी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, टॉपिक होगा, वो मौजूद है। वकास साहब, आप प्रोफाइल देखें ना, तो पीटीआई के हवाले से सबसे ज्यादा अगर स्कैंडल्स दिए हैं बेनकाब, तो मेरे आएंगे, आपको नजर आ जाएंगे सारे। आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की करल साहब, पाकिस्तान की कोई पार्टी अपोजिशन में नहीं है, सब ड्रामा है। हर किसी के पास एक सूबा है और हर किसी ने अपनी, मैं कह रहा हूं फेडरल गवर्नमेंट के हद तक तो हम नहीं है ना। फेडरल गवर्नमेंट के कब इशू डिस्कस नहीं हुए, कब डिस्कस नहीं हुए, रोज होते हैं। यही वजह है ना, एक दूसरे के खिलाफ केस परसू नहीं होते। और या फिर दूसरा जस्टिस की टेप, जो क्यूम टेप स्कैंडल सामने आ जाते हैं। मतलब कहीं पे अदलिया में माजी में ऐसे घिनौने किरदार भी रहे हैं ना। करल साहब, मैं आपको बताऊं करल साहब, बात ये है कि ये जो वकील है ना, ये बड़े कारीगर हैं। अब ये बड़ी बड़ी पार्टियों के पास बड़े पैसे होते हैं, ये बड़े आला किस्म के विजिट किस्म के वकील हायर कर लेते हैं। इनको पता होता है अदालतों को डॉन कैसे करना है, इनको पता होता है। तो सर मियां साहब कर लेते, मियां साहब के छोटे-छोटे वकील थे, आपके पास मियां साहब का सिनेरियो टोटल डिफरेंट है जनाब। मियां साहब का सिनेरियो टोटल डिफरेंट है।
यूं ना करें सर, जान दो ना, इस पे हम अलग प्रोग्राम कर लेंगे कि ये लोग बच कैसे जाते हैं, इस पे एक अलग प्रोग्राम रखते हैं किसी दिन। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करें। अच्छा, अभी वकास साहब, ये है कि पार्टी फंडिंग का मामला है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जेर बहस है पीएम जो पीटीआई का, तो क्या आप समझते हैं कि बाकी जो पार्टियां उनकी फंडिंग जो है उसका भी मामला देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को एक यकतरफा कार्रवाई हमें नजर आ रही है, क्या पीटीआई के अलावा बाकी सियासी जमातों का पार्टी फंड जो है उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आप सही कहते हैं कर्नल साहब, हर जमात का होना चाहिए। कानून किसी एक पार्टी के लिए नहीं, कानून सब पार्टियों के लिए है। पीटीआई का हो रहा है, नून लीग का भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और ये जवाबदेह है, कानून के मुताबिक जवाबदेह है। और मैं ये समझता हूँ किसी को ऐसा अस्तना हासिल नहीं है कि एक का और दूसरे का ना हो, मगर ऑब्वियसली पीटीआई के हवाले से चीजें जो है वो थोड़ी सी गंभीर है। खान साहब के इनके अपने दस्तखतों से, अब यहाँ पे शिवली फराज साहब नहीं है, वो वरना जवाब दे सकते होते, अपने दस्तखतों से इनकी लिस्टें विस्टें गई हैं और लोग जो है जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ये तो शौकत खानम की फंडिंग नहीं थी, तो तरीके इंसाफ, ये सीरियस इशू है, ये सीरियस, और ये बहुत सीरियस है। और वो एक्सपर्ट जो है ना, पीटीआई ने पहले खरल साहब ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि एक्सपर्ट पाकिस्तानी है जी, ये नून लीग और ये इलेक्शन कमीशन उनकी इंसल्ट कर रहा है, जुल्म खुदा का। लेकिन वकास साहब, ये मामला मैं तो कहता हूँ इससे आगे जाके करना चाहिए। एफबीआर का ये बेसिकली डोमेन में आता है, ये नैब के डोमेन में आता है, ये एफआईए के डोमेन में आता है, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डोमेन में आता है। इलेक्शन कमीशन तो एक बेचारा लुल्ला लगड़ा सा इदारा है, उसके पास कोई पावर नहीं, जरूर है तहकीकात की, उसके पास दस्तरस नहीं है। तहकीकाती इदारा जो साथ होगा वो इलेक्शन कमीशन होगा। शेख साहब ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जरूर है, लेकिन वो तहकीकाती इदारा नहीं है। किसी इदारे से मदद ले सकता है, एफआईए से ले सकता है, नैब से ले सकता है। सुनिए ना, सुनिए, इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को मॉनिटर करता है, बिल्कुल उनके मामला देखता है, सियासी जितने उसको उस रेफरेंस से बात करने की जरूरत है ना। दूसरी बात जो है कि सारी जमातों के साथ बिल्कुल होने चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इस वक्त ये केस किया है, हमें एक बात डिबेट में एक बात डिफरेंशिएट करनी चाहिए। ये कोई जनरलाइज्ड किस्म की ये नहीं है कि कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये नहीं है कि जी किसी जमात को हुकूमत उसको तंग कर रही है। एक पीटीआई फर्ज करे है, उसके खिलाफ एक केस किया है, मियां साहब के खिलाफ कुछ लोग केस लेके गए, इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग हनीफ अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने केस भिजवाया ना उनके खिलाफ, तो ये केसेस जाना और सूरत है। इस वक्त पीटीआई के खिलाफ एक केस किया है, उनके अपनी जमात के सामने वो केस लेके गए हैं, उनका जवाब आना चाहिए। बाकियों को बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को प्रोब करना चाहिए, उनके फंड्स देखने चाहिए, और अगर उसमें गलती है जी। अच्छा, दूसरा आपने कहा जी कि नहीं, खरल साहब एक मिनट, आपने ये कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई वन वे काम हो रहा है। ये वन वे काम कैसे हो रहा है? एक तो खरल साहब ने ठीक कहा, मैं ये बात नहीं उठा सका कि ठीक है एक केस आ गया ना, एक दरखास्त आ गई, वो तो जिम्मेदारी बन जाती है इलेक्शन कमीशन की उसको एंटरटेन करना। मगर खान साहब जो हर जगह तलाशियां ले ली हैं, उन्होंने सारे पाकिस्तान की तलाशियां ले ली हैं ना नाच टप के। अब बात यह है कि जिस वक्त उनकी तलाशी में भाग रहे हैं, अपनी तलाशी में जाते हैं जी, वो वकास साहब तलाशी में बात होगी। और पीआईए के हवाले से जो मत हैं, जो बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है 10 अरब का, उस पर भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। किस कदर हैरानकुन बात है कि आज मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं शाहिद खाकान अब्बास साहब, उनकी अपनी एक एयरलाइन भी है जो मुनाफा में जा रही है, एयर ब्लू। लेकिन दूसरी तरफ अब वो पाकिस्तान के चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसको 10 अरब रुपए बेल आउट पैकेज देने की तैयारी की जा रही है, और 371 अरब रुपए की मकरूज हो चुकी है, जिसमें 270 अरब मकामी जबकि 71 अरब जो है गैर मुल्की कर्जे हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो है, अब उनके पास इख्तियारात भी हैं, एयरलाइन का उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और हम उम्मीद करेंगे कि पीआईए को खसारे में निकालने में बड़ा उनका अहम किरदार होगा। इस हवाले से हम शेख वकास अकरम से पूछते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा इकदाम करेंगे कि पीआईए जो है वो भी एयर ब्लू की तरह मुनाफा बख्श एयरलाइन बने। देखें खरल साहब, बात यह है कि पीआईए का मामला बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी ये क्रैशेज रहे, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी ये क्रैशेज रहे, और अब भी है, बिल्कुल है। इस हुकूमत वक्त में आके
जो एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ CEOs बाहर से लेके आए, वो एक्सपेरिमेंट भी कामयाब नहीं हुआ। जहाज जो है वो इंडेक्ट किए, इसमें पॉलिटिकल भर्तियाँ, पॉलिटिकल कहते हैं कि सियासी तौर पे नलायक लोगों को भर्ती करके अंबार, मतलब है कि फ्लीट ना होने के बराबर है। और यहाँ पे और उसका एक केस भी FIA में पेंडिंग है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। फिर आप कह दें कि मैंने तो केस नहीं बनाया। सियासी PIA में भर्तियों का भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पेंडिंग। ये मुझे बताए सब ये अभी एक और एप्लीकेशन आई पड़ी थी, ये फरियाल तालपुर साहबा ने कोई कितनी 100 एयर होस्टेसेस जो है वो उठा के अपने हल्के में से भर्ती कर दी पिछली दफा। ये बहुत सारे केसेस है। प्रॉब्लम ये है कि हर किसी ने रगड़ा इसको, बिल्कुल जिसकी भी हुकूमत आई है किसानों ने इसमें हाथ धोए। खरल साहब किसी ने माफ नहीं किया, बिल्कुल। और जुल्म यह है कि लुफ्थांसा के पास 200 जहाज हैं और 14,000 आदमी उसको चलाने वाला है। लुफ्थांसा को दुनिया की बड़ी एयरलाइन है और हमारे पास मतलब है कि मर के हमारे 50 जहाज नहीं चलते और 600 बंदा एक जहाज के ऊपर है। 600 बंदा से ज्यादा एक जहाज के ऊपर है और 85 में एमिरेट्स एयरलाइन है। 2 हमसे लीज पे लिए थे, आज वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन में शुमार होता है और हम किधर खड़े हैं। खरल साहब कारा साहब आपकी लीडर के ऊपर भी इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने भी एयर होस्टेस जो है अपने हल्के से भर्ती की थी। जी कारा साहब, शेख साहब सिर्फ वो नहीं है, हर बंदे ने अपने अपने हल्के से, सियासी लोग जो होते हैं जी, हर बंदा, मैं भी अपने हल्के से, शेख साहब अपने हल्के से लोगों को भर्ती कराते रहे। हमारी एक पूरी होती है, याद रख लेना। मैं स्पेसिफिक एयर होस्टेस का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने हल्के से बेशुमार लोगों को सरकारी जॉब जो आपने दिलवाई होगी, ये तो नहीं आप कह सकते कि आपने जॉब ही किसी को नहीं दिलवाई। लेकिन गुजारिश है कि ये बात दुरुस्त है कि सर, मैं एयर होस्टेस की सिर्फ बात मैंने की भी नहीं है, मैंने तो ये कहा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कराते हैं लोग। सवाल ये है कि PIA हमसे पहले भी खसारे में थी, हमारे दौर में भी खसारे में थी। आपकी गवर्नमेंट ने जब आई तो ये दावा किया था कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे पास बड़े एक्सपर्ट हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब एक्सपर्ट हैं। फिर नए नए तरीके इख्तियार किए गए। एक इंग्लैंड के लिए एलीट एक रूट चलाया गया, वो भी बहुत सख्त नुकसान में गया। जी कारा साहब, प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो गया और कल हम एक नया जो एक स्कैंडल लाएंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि कौन सी इंक्वायरियां और कौन सी केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है। एक अलमारी से और निकालेंगे कागजात और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। कल अब पता चला में आप जान सकेंगे करप्शन की बड़ी कहानी, सियासी नर्सरियां आबाद करने की तैयारी, सिविल मिलिट्री कयादत एक पेज पर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला।